हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मेरा सब्जेक्ट साइंस है। मैं GD&DS एलिंगर कॉलेज का चित्रकूट से हूँ और आज का मेरा ये लेक्चर वीडियो क्लास 10th के लिए लेसन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसके अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक आज सेलेक्ट कर रहे हैं लेक्चर के लिए, स्टडी के लिए, वो हमारे पास है पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, वैलेंसी ऑफ कार्बन, bonding in carbon compound and homologous series of carbon compound। ये चार टॉपिक पे हम लोग आज स्टडी करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन पीरियोडिक टेबल, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इसमें देखिए हमको क्या मिलेगा। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम है वो क्या है, पीरियड, ये है पीरियड। और जो टॉप टू बॉटम कॉलम है ये है ग्रुप, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो जो हमारा कार्बन कंपाउंड है, कार्बन एलिमेंट है, वो आपका सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड। और इसको ग्रुप में रखा गया है 14th ग्रुप, या फिर हम इसको 4th A ग्रुप में रखा गया। पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन अगर बात करते हैं हम इसकी, तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल ऑफ कार्बन एलिमेंट, तो इसमें देखिए क्या होता है, कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है और ग्रुप इसका 14 है। जो टॉप टू बॉटम कॉलम होता है वो ग्रुप है, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वो पीरियड होते हैं। तो कार्बन की पोजीशन इस तरह से पीरियोडिक टेबल में अगर बात की जाए तो कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और अगर ग्रुप की बात की जाए तो ये 14 यानी 4th A ग्रुप का एलिमेंट है। अगर हम इसके थोड़ा आगे पीछे की अगर बात करें तो इसमें जैसे इसके पहले जो एलिमेंट है वो आपका है बोरान, इसके बाद है कार्बन नाइट्रोजन, और नीचे देखा जाए तो सिलिकॉन, इसके ऊपर एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से ये कार्बन जो है हमारा इधर बोरान, नाइट्रोजन और सिलिकॉन से घिरा हुआ है। तो ये कार्बन की पोजीशन हो गई। तो ये हो गई पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कार्बन को सेकंड पीरियड में और 14 ग्रुप में रखा गया है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसी ऑफ कार्बन की। अगर हम लोग बात करते हैं तो बैलेंसी ऑफ कार्बन में देखिए क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन हम लोग चर्चा इसकी करते हैं। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, सेकंड टॉपिक की बात आ गई। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन में टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, मींस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसको हम देखेंगे, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा स्टडी करने के लिए, इसमें समझाने के लिए कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कैसे होती है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर Z=6 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। ये इसमें अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में हो गए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर हो गया, एटॉमिक नंबर 6 हो गया और एटॉमिक मास इसका 12 हो गया। तो जब हम इसका 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p2 आता है। ये फर्स्ट सेल है जिसको K बोलते हैं, और ये सेकंड सेल है जिसको L बोलते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन के आधार पर अगर इसमें देखा जाए तो देखिए कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट होता है तो वो उसकी टेंडेंसी होती है वो कंबाइंड क्यों होता है या उसकी बैलेंसी कैसे आती है। तो बैलेंसी के लिए हम लोग बात करते हैं ऑक्टेट रूल की चर्चा करते हैं इसमें थोड़ा। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, मीन्स अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। और किसी भी तरह से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है और अपने नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट जो नोबल गैस एलिमेंट है उसका जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लेता है और फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है।
तो कार्बन को अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कई तरीके हैं, या तो उसमें पहला तरीका होता है कि या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो 3 तरीके हो गए, इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके और इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। बच्चों हम थोड़े से यहाँ एक चर्चा करेंगे, जैसे कार्बन है हमारा, तो दो मेथड पहले हम देखकर चलते हैं कि क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, नोबेल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो कार्बन का देखिए एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो प्रोटॉन हो गए इसमें 6 और इलेक्ट्रॉन भी हो गए 6। अब अगर हम बात यहाँ करते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 चाहिए, उसको 8 करना चाहता है, तो 8 करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है और 8 चाहिए उसको करने के लिए, तो क्या करेगा वो कार्बन, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जब ये कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C+4 आयन बना ले, तो यहां पर क्या करेगा वो, तब उसके पास इस कंडीशन में प्रोटॉन हो जाएंगे 6 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। ये काम कर सकता है वो, ऐसा बन जाए, या फिर वो C-4 बन जाए, इस कंडीशन में उसके पास प्रोटॉन होंगे 6 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो पहली कंडीशन हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, इसमें देखिए 6 प्रोटॉन हो जाएंगे और जब वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहां पर देखना है उसके पास कि जब वो +4 आयन बनेगा, कार्बन +4 आयन बनेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और प्रोटॉन हो जाएंगे 6। अब 6 प्रोटॉन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रहे हैं, उसको जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा उसमें, पहले से हम देखेंगे कि अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन है और बाहर जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा C+ बन जाएगा, फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस एक और आ जाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर प्लस आ जाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर प्लस आ जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे, जिससे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो काम भी हार्ड हो जाएगा, वर्क भी हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम लेंगे, जब हमको ज्यादा एनर्जी लगती है किसी काम को करने में तो खर्च उसका ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमें वर्क कम हो और खर्च उसका ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए आपसे एक ऑफर दिया जाए कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी खुलने वाली है, ये बोला गया आपसे 1 करोड़ की लॉटरी आपकी खुलने वाली है, लेकिन ये कह दिया गया कि उसमें 1.5 करोड़ का खर्चा है, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? 1 करोड़ के फायदे के लिए 1.5 करोड़ खर्च करना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो फिर यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो कि जिस काम के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए वो काम आप क्यों करोगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ये बात निगलेक्ट हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा तो अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, तो फिर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि वो C-4 आयन बनाता है, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि प्रोटॉन तो 6 ही होंगे और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 6 और न्यूक्लियस के बाहर है 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी वही बात हो गई कि लगाम पकड़ने वाले 6 और घोड़े हैं 10। ठीक, तो क्या होगा, जब लगाम पकड़ने वाले कम है, घोड़े ज्यादा हैं, तो घोड़े इधर उधर भागेंगे, और जब भागेंगे तो सारा सिस्टम अनस्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमें तो सिस्टम को स्टेबलाइज करना है ना, तो यहाँ पर भी एक बात हम कह सकते हैं कि 6 प्रोटॉन के बस की बात नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल में रख पाए। तो ये बात भी बहुत सही नहीं मिली और इसको भी हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कि जब ये दोनों काम, हमारे दोनों कॉन्सेप्ट जो हम लेकर चले, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, दोनों बातें लॉजिकली जो है अनफिट हो गई,
तो फिर हम लोगों के पास जो थर्ड ऑप्शन बचता है ऑक्टेट कंप्लीट करने का, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करने का, उसमें क्या होता है कि कार्बन है और कार्बन के आउटर मोस्ट आर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन अपनी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुल मिला के या तो वो किसी 4 एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, या किन्हीं 2 एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, या फिर वो किसी एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और किसी एक और उसी के साथ एक एटम के साथ किसी एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। मतलब 3 तरह से इसकी शेयरिंग पॉसिबल है। एक तो ये है कि वो आपका ऐसे 4 एटम से कंबाइंड हो, शेयर करे इलेक्ट्रॉन, जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। दूसरा ये भी कर सकता है कि किसी एटम के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। और तीसरी बात ये हो सकती है इसमें कि वो किसी एक एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और किसी दूसरे एटम के साथ वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। और ये भी बात है कि इसमें पॉसिबल है कि किसी 2 एटम के साथ वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और किसी एक एटम के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो इस तरह से कार्बन एटम 3 तरह से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकता है। एक तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग एक सिंगल एटम से शेयर करे, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, 4 एटम से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किन्हीं 2 एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। और तीसरा ये हो सकता है कि किन्हीं 2 एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और किन्हीं एक एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। और चौथी कंडीशन ये बन सकती है कि किन्हीं 2 एटम के साथ वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे और किसी एक एटम के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। इस तरह से क्या होगा, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए हम लोग CH4 की बात करते हैं। तो CH4 की जब हम लोग बात करेंगे तो CH4 में आपको क्या मिलेगा, C H H H और H। ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ये शेयरिंग, ये शेयरिंग, ये शेयरिंग और ये पूरी हो गई इसकी कार्बन की। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और यहाँ पर कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में। इस तरह से ये पहली कंडीशन का एग्जांपल हो गया जिसमें वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो हो गई 4। चूंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसलिए उसकी वैलेंसी 4 हो गई। चूंकि वैलेंसी की डिफिनेशन दी गई कि कोई भी एक एटम किसी भी एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर कार्बन की बात हम लोगों ने किया, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अपने 4 एटम को एक एक करके शेयरिंग किया, तो इस तरह से उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और उसकी वैलेंसी हो गई 4। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम लोग इसकी बात करते हैं यहाँ से, तो जो हम इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर, इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो जैसे हम लोग लेते हैं CO2। CO2 में अगर हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन के शेष के 6 इलेक्ट्रॉन अपने इनके रहेंगे। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी वैलेंसी है इसकी 2। इस तरह से इसके आधार पर ये बात हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। इस तरह से हम सबके एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम HCN का ले सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हम कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का जो मेन टेट्रा वैलेंसी आपकी आती है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, वो मतलब ये होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये 4 वैलेंसी वो किस प्रकार से शो करता है, रिप्रेजेंट करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है और कार्बन पूरी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वैलेंसी ऑफ कार्बन के बाद बॉन्डिंग इन कार्बन एटम की भी चर्चा यहीं पर हो गई। कार्बन जो है वो कितने तरह के बॉन्ड बना सकता है, या तो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है या 2 डबल बॉन्ड बना सकता है कोवैलेंट बॉन्ड,
या फिर एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, या फिर 2 सिंगल और एक डबल बॉन्ड से भी वो अपने वैलेंसी को 4 रिप्रेजेंट कर सकता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड की भी चर्चा हम लोगों ने यहाँ कर ली। कार्बन में बॉन्डिंग जो है इतने तरह से हो सकती है। 4 सिंगल बॉन्ड से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, वैलेंसी 4 हो जाएगी। कार्बन 2 डबल बॉन्ड से भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है और वैलेंसी 4 हो जाएगी। कार्बन जो है यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड से भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, यहाँ पर भी उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। और यहाँ पर जो है 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है और उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम लोगों को एक फाइनल रिजल्ट ये मिला कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है और उसमें जहां भी वो जिस कंपाउंड में आएगा वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड से वो कनेक्ट होगा, कोवैलेंट बॉन्ड से दूसरे एलिमेंट से वो कंबाइन हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं अपना होमोलॉगस सीरीज की बात हम लोग करते हैं। होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? होमोलॉगस और एक सीरीज यानी कि ऐसे कार्बन कंपाउंड की सीरीज जो होमोलॉगस हो, मतलब एक फैमिली की हो और फैमिली के साथ साथ उसमें एक कंटिन्यूटी हो किसी भी चीज को लेकर के। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एल्केन की चर्चा यहाँ पर करें, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, 2n+2। इसका होता है CnH2n होता है और इसका होता है CnH2n-2। यहाँ n = 1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हो। यहाँ पर n = जो है वो आप 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो और यहाँ पर भी n = 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। इस तरह से अगर हम इस जनरल फार्मूले में जो हमारा एल्केन का जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2 से हमको मिलेंगे। एल्कीन सीरीज के जो कंपाउंड है वो CnH2n से मिलेंगे। जो एल्काइन सीरीज के जो कंपाउंड है वो CnH2n-2 से मिलेंगे। तो इस तरह से हमको अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू जनरल फार्मूले में अगर n की वैल्यू पुट करें तो हमको अगर एग्जाम्पल मिलते जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एल्केन की बात करते हैं तो n = जब हम 1 रखेंगे तो CH4 मिलेगा। n = 2 रखते हैं यहाँ पर तो C2H6 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो C3H8 मिलने वाला है। अब चलिए इस बात को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि होमोलॉगस कंपाउंड है या नहीं, या होमोलॉगस कंपाउंड कैसे हम पहचानेंगे, या अगर होमोलॉगस कंपाउंड हमको लिखना है, होमोलॉगस सीरीज हमको लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे उसको। तो सबसे पहले हमें उसको पहचान पता होनी चाहिए। अगर होमोलॉगस सीरीज पहचानने का तरीका हमको पता है, उसकी हमारी प्रैक्टिस है तो हम उसको कर पाएंगे और उसके आंसर जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर हम दे पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि CH4, C2H6 और C3H8 ये 3 कंपाउंड हमको तब मिले हैं जब हम इस एल्केन सीरीज के जनरल फार्मूले में n की वैल्यू 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 3 वैल्यू हमने लगातार जो 3 वैल्यू हमको मिली है उनको हमने पुट किया है तो हमको ये 3 कंपाउंड मिले हैं। जरा अगर हम इनके डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसके बीच अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम के आधार पर देखा जाए तो 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम इनका डिफरेंस है। इन दो के बीच अगर हम लोग बात करें यहाँ 1 कार्बन यहाँ 2 कार्बन है तो डिफरेंस दोनों के बीच में कार्बन बेस के आधार बेस पर क्या हो गया 1 कार्बन एटम का डिफरेंस है। अगर हाइड्रोजन के आधार पर देखा जाए तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर हम इसके और इसके बीच हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए अगर बात की जाए तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। और एक चीज और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम मेथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें M तो 16 है, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन तो 16 हो गया। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं यहाँ पर तो M हो जाएगा कितना 12 + 12 कितना हो गया 24 और 6 तो यहाँ हो गया 30। और अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट M तो कितना हो जाएगा 44 आएगा।
इस तरह से हमको मेथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला 16 मिल गया, एथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 का 30 मिल गया, और ये आपका C3H8 का मॉलिक्यूलर फार्मूला 44 मिल गया। अब अगर हम इनके बीच डिफरेंस की हम लोग बात करें, इसके और इसके मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 14 का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच 14 का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 14 का डिफरेंस है। तो यहां से बच्चों एक चीज देखने को ये मिल रही है कि जब भी होमोलॉगस सीरीज हम कंपाउंड, होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड हम लिखेंगे तो उस पे एक चीज ध्यान रखना है, किन्हीं भी दो होमोलॉगस कंपाउंड सीरीज के किन्हीं दो होमोलॉगस कंपाउंड के बीच जो डिफरेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम, 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा, ये पक्का है। निश्चित तौर पर जो दो होमोलॉगस कंपाउंड होंगे उनके बीच नंबर ऑफ एटम के आधार पर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मेथेन CH4 और C2H6 ये दोनों होमोलॉगस कंपाउंड हैं एल्केन सीरीज के, क्यों? क्योंकि इनके बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसी तरह से C2H6 और C3H8 ये भी दोनों होमोलॉगस कंपाउंड हैं क्योंकि इनके बीच अगर नंबर ऑफ एटम के आधार पर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का डिफरेंस है। अब इसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर देखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हमको क्या मिल रहा है, किन्हीं भी दो होमोलॉगस कंपाउंड के बीच जो डिफरेंस मिलेगा वो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस मिलता है 14 में। CH4 और C2H6 के बीच जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है वो हमेशा 14 का होगा। C2H6 और C3H8 के बीच अगर हम देखें तो इनके मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस भी क्या मिलेगा, 14। तो होमोलॉगस कंपाउंड ऑफ एल्केन सीरीज अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो ध्यान रखना है होमोलॉगस कंपाउंड के बीच 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है और मॉलिक्यूलर वेट में जो डिफरेंस होता है वो 14 का होता है। तो ये एल्केन सीरीज की बात हो गई। इसी के बाद अगर हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं एल्कीन सीरीज की, एल्केन सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एल्केन सीरीज से जो हमको मिलने वाला है, जब हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू एल्केन में तो हम n की वैल्यू 1 2 3 कर सकते हैं 1 से, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में हम n की वैल्यू 1 नहीं मिलेंगे क्योंकि 1 से कोई भी एल्कीन और एल्काइन नहीं मिलता। उसका रीजन ये है क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जब भी हम लगाएंगे तो उसके लिए कम से कम 2 एटम हमको कार्बन के चाहिए, तो कम से कम मिनिमम 2 एटम होने चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 लगाने के लिए कम से कम हमको n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी मिनिमम वैल्यू। तो इसके आधार पर यहाँ पर जब हम इसमें n की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, C2H4 मिलेगा। फिर हम यहाँ n की वैल्यू लिखेंगे 3, तो C3H यहाँ पर 3 लिया गया तो 6 मिल जाएगा, और फिर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो C3 और H मिल जाएगा, हमें यहाँ पर 4 लेना है। जब 4 लेंगे तो C4 लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा H8। इस तरह से देखिए n की वैल्यू 2 पुट करने के बाद ये जो एल्कीन सीरीज का जनरल फार्मूला CnH2n है उसमें हम n की वैल्यू 2 3 4 रखें। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए इसके और इसके बीच जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंस कितने का है, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का डिफरेंस मिला। जब हम इसके और इसके बीच हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस मिलता है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो हमको मिलेगा वो m = क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन यहाँ पर 12 हो गया आपका 24 और 24 और 4 28। और जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इसका लिखेंगे तो m = क्या मिलेगा, 36 और 6 तो 42 मिल जाएगा। और यहां पर जब इसका मॉलिक्यूलर वेट m = लिखेंगे तो यहां पर कितना मिलेगा, 56। इस तरह से C2H4 का मॉलिक्यूलर वेट 28 हो गया, C3H6 का मॉलिक्यूलर वेट 42 हो गया, C4H8 का मॉलिक्यूलर वेट 56 हो गया। अब अगर हम यहां पर इनके डिफरेंस की बात हम लोग करते हैं तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 14 का।
इसके और इसके बीच अगर हम लोग देखते हैं तो 4 डिफरेंस आता है प्रोटीन का। देखिए बच्चों, जो मैंने आपको एल्केन सीरीज में होमोलॉगस सीरीज, एल्केन सीरीज के साथ जो मैंने एग्जांपल लेकर के होमोलॉगस सीरीज का एग्जांपल दिया था, वहां पर मैंने एक कॉमन सी बात बताई थी डिफिनेशन में कि जो भी होमोलॉगस कंपाउंड होंगे उनमें कोई भी दो कंपाउंड आप उठा लीजिए, होमोलॉगस कंपाउंड होने चाहिए, उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों कंपाउंड भी होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड हो गए। C2H6 का तो ये देखिए एल्केन सीरीज में C2H4 C3H6 C4H8 ये होमोलॉगस कंपाउंड हो गए, क्योंकि इनमें वही बात है, एटम के आधार पर देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में देखा जाए तो 14 का डिफरेंस है, इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट में भी 14 का डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल एल्काइन करेंगे, और एल्काइन सीरीज में भी हम होमोलॉगस कंपाउंड देखते हैं। तो यहाँ पर हमको देखिए एल्काइन सीरीज का जो एल्काइन का जनरल फार्मूला वो CnH2n-2 होता है, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो यहाँ पर जब इसे रखेंगे तो मिलेगा हमको C2H2 फर्स्ट कंपाउंड मिलेगा, सेकंड कंपाउंड C3H, और यहाँ पर अब देखिए C3 रखेंगे तो 3 2 6 और 6 से 2 माइनस हो गया तो 4, और यहाँ पर इसके बाद जब हम n की वैल्यू 3 रखते हैं 4 रखेंगे तो C4H, H क्या मिलेगा 4 रखेंगे यहाँ पर, 4 2 8 और 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 6। इसके और इसके बीच में अगर देखा जाए तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में देखा जाए तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसका मॉलिक्यूलर वेट M इज इक्वल टू आएगा 12 जब 24 और 24 और 2 26। इसी तरह से इसका मॉलिक्यूलर वेट M इज इक्वल टू मिल जाएगा 12 3 36, 36 और 4 40 मिल गया, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट M इज इक्वल टू मिलेगा वो मिल जाएगा 48 और प्लस 6 मिल जाएगा 54। इस तरह से इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है C2H2 का मॉलिक्यूलर वेट 26, C3H4 का मॉलिक्यूलर वेट 50 और C4H6 का मॉलिक्यूलर वेट 54। अगर हम इसके और इसके बीच अगर हम देखें तो 14 का डिफरेंस है, और इसके और इसके बीच में देखें तो 14 का डिफरेंस है। तो बच्चों एक चीज़ कॉमन हमको मिल गई कि जो भी होमोलॉगस कंपाउंड होंगे उनमें एटॉम के आधार पर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, और मॉलिक्यूलर वेट में हमेशा 14 का डिफरेंस होगा। इसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, हमारे पास ये जो 4 टॉपिक है, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम इन पीरियोडिक टेबल, इसकी भी हम लोग चर्चा की है। बैलेंसिंग ऑफ कार्बन एटम की भी हम लोग स्टडी कर लिए, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड इसकी भी स्टडी हम लोग कर लिए, होमोलॉगस स्थिति ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात कर लिए। अब हम इससे बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन